हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। इससे पहले जो हमने बात जितनी चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, उनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये लास्ट चार्टर है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दिया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू दिया गया था ये, ठीक है। तो ये सबसे आखिरी चार्टर है। इससे पहले 3 चार्टर और दिए गए थे यहाँ पर 1793 के अंदर, 1813 में और 1833 के अंदर, ठीक है। अब इस चार्टर के अंदर भी यही कहा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के अंदर रहेगी यहाँ पर, ठीक है। टेरिटरी से वो कंट्रोल भी करेगी उस पर, ठीक है। और जो रेवेन्यू है इंडिया के अंदर उसको भी यहाँ पर जो है वो जमा करेगी, और जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी ट्रस्ट के रूप में यहाँ पे काम करेगी। मतलब ये जो ब्रिटिश क्राउन है उसका एक ट्रस्ट है, उसका ये सिस्टम है, उसके हिसाब से यहाँ पर चलेगी है। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई पावर यहाँ पर नहीं है, ब्रिटिश क्राउन से जो ऑर्डर आएंगे उसी को वो मानेंगे यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये कहा गया, जैसे कि हमने देखा दूसरे जो चार्टर एक्ट थे हमारे, उसके अंदर ये हुआ था कि 20-20 साल के लिए रीइशू करते थे, उसको रीन्यू करते थे। मगर इस चार्टर एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, ना तो बताया गया है कि किस टाइम के लिए है ये, या फिर कितने पावर्स में खासकर नहीं दी गई थी यहाँ पर। अब ये चार्टर एक्ट के बारे में बैकग्राउंड देख लेते हैं हम, बैकग्राउंड क्या रहा कि ये पास किया गया दोबारा से। टाइम, एक तो बात सबसे बड़ी बात तो ये थी कि टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, 20 साल पूरे हो चुके थे 1833 के बाद देखें तो हम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अनड्यू एक्सपेडिशन एक्सपेंडिचर and unnecessary delay in dispatch business due to presence of court of director and board of control। ये कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक था बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या था कि जो भी काम करना होता था कंपनी को उसमें डिले हुआ करता था बहुत ज़्यादा। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़, या फिर उसके सिस्टम में थोड़ा सुधार करने के लिए ये एक्ट यहाँ पर, चार्टर एक्ट यहाँ पर लाया गया था। टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया आफ्टर द एक्ट ऑफ 1833, the East as the British East India Company had already annexed Sindh and Punjab and numerous of other Indian state। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इस बैकग्राउंड यहाँ पर यह रहा कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारी जो टेरिटरीज थी, पंजाब भी, सिंध भी है, और हम कहें तो जो अवध है वो भी यहाँ पर हुआ था। क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने नीति बनाई थी हड़प की नीति, उसके ज़रिए से उन्होंने हड़प की नीति, इसके अलावा जो बच्चा गोद में लेने की जो नीति थी कि भाई आप बच्चा गोद में ले सकते नहीं हैं उत्तराधिकारी के रूप में, और तरह तरह की उन्होंने नीति बनाई। इस तरह से करके वो जो इंडिया के स्टेट हैं उनका लगातार वो हड़पते चले गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इससे जो हम कहेंगे कि जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया के अंदर, जो कॉलोनी थी वो एक्सपेंड होने लगी यहाँ पर। तो दूसरे जो सूबे थे, प्रोविंस थे, वो यहाँ पर जुड़ गई थी इंडिया के अंदर। दे वर ऑल्सो concern raised about the role of Governor General of India as Governor of Bengal, as it leads to certain decision in favor of Bengal। यहाँ पर प्रॉब्लम दूसरी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। तो ये भी हुआ करता था कि वो बंगाल के फेवर के अंदर कई फैसले ले लिया करता था यहाँ पर से। जो काम वो खास कर करता बेहतरी के लिए वो बंगाल के रीजन की नहीं करता था अपने। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किया गया यहाँ पर कि सब जगह जो डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का वो होना चाहिए यहाँ पर। देयर वॉज ऑल्सो अ डिमांड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड गिवन द इंडियन एज अ शेयर ऑफ इन मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर। ये काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी, जो हम कहते हैं कि इंडियन एक्ट आ चुका था यहाँ पर, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था 1833 के अंदर, जिसमें हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी कहते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर अब जो इंडियन लोग थे उन्होंने डिमांड करी कि हमें परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। पहले क्या था, ना के बराबर ही इंडियन लोग थे लेजिस्लेचर के अंदर, अब ज़्यादा डिमांड की गई कि हमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाहिए यहाँ पर, इसलिए भी ये एक्ट लाया गया यहाँ पर, ठीक है। इट वॉज अंडर द अबव सर्कमटेंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू रिव्यू द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर इन 1853। इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने चेंजेस करे, इसके अंदर नया यहाँ पर बनाया गया चार्टर। इसके लिए कंपनी को ये देखने के लिए कंपनी ने 2 कमिटीज़ को अपॉइंट किया, और उन 2 कमिटीज़ ने रिपोर्ट अपनी भेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो गई वहाँ पे से, उसके हिसाब से फिर वो
जो कानून है, जो चार्टर है, उसको फ्रेम किया गया और बना दिया गया है यहाँ पर। अब उसके जो प्रोविजंस थे वो देख लेते हैं हम। प्रोविजंस में पहला आता है यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर जो थी यहाँ पर। अब देखिए पहला क्या आता है यहाँ पर, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसका यहाँ पर एक काउंसिल हुआ करती थी जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर अलग अलग दो बॉडीज़ बना दी गई, इसके अंदर उसको अलग अलग कर दिया गया। एक हो गई लेजिस्लेटिव यहाँ पर, दूसरी थी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो रहा यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वो खासकर इसमें रहा यहाँ पर। और जो लेजिस्लेटिव में यहाँ पर ये हुआ कि जिसमें इंडिया के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए गए। जो लेजिस्लेटिव थी उसका काम था कानून बनाना, जो एग्जीक्यूटिव थी उसका काम था उनको इन्फोर्स करना, जो कि आज के टाइम में भी इस तरह से ही होता है। तो यहाँ पर ये पहला काम किया गया। और एक तरह की ये यहाँ पर मिनी पार्लियामेंट इस्टेब्लिश इस तरह से इंडिया के अंदर हो पाई, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर हुआ करती थी। इट प्रोवाइड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर टू द काउंसिल एज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसलर। इसमें 6 काउंसिल मेंबर और जोड़े गए, ठीक है। टू पुट इन इट अनदर वे, इट क्रिएट अ डिस्टिंक्ट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इट मीन्स नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव बनाई गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जैसे कि छोटा हम कह सकते हैं पार्लियामेंट बनाया गया, तो इसको क्या कहा गया, पहली बार ये कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि सेंट्रल इंडिया की गवर्नमेंट तरह से यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाई इस तरह से। फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन वॉज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट फंक्शन। लेजिस्लेशन पहली बार इस तरह से होकर आया कि ये एक अलग गवर्नमेंट फंक्शन है, इसके अपने स्पेशलाइज अपैरेटस हैं, यहाँ पर प्रोसीजर्स हैं, इसके तरीका काम करने का अलग है, इसके उपकरण जो हैं वो अलग है, बिल वगैरह पास होना, ये सारे काम इसके बिल्कुल अलग कर दिए गए। जो गवर्नर जनरल बंगाल था उससे बिल्कुल हटकर यहाँ पर ये करे गए थे। हालांकि जो होते थे फिर भी ये ब्रिटेन के फेवर में ज़्यादातर हुआ करते थे यहाँ पर। द प्रोसीजर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन वॉज टू बी सेम एज फॉलो बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। गवर्नर कुड आस्क द क्वेश्चन एंड डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर वही चीज़ से हम देखते हैं कि जो हमारी सरकार होती है मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, तो ये सवाल जवाब उससे कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यहाँ पर। उसके जो फैसले होंगे, जो वो काम करेगा, वो सवाल जवाब जो होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर लेजिस्लेटिव के अंदर होगा, यानी कि काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव के अंदर ये सवाल जवाब उससे होंगे यहाँ पर। और इसको वीटो पावर दिया गया कि भाई जो काम कर रही है एग्जीक्यूटिव, उसके पास को हम पावर को वीटो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बिल्स वर रेफर्ड एज सेलेक्टेड कमिटी रादर देना इंडिविजुअल मेंबर। अब जो बिल्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर आज के टाइम में हम देखते हैं कि कमिटीज़ बनी हुई हैं, बात बिल तो गवर्नमेंट ही लेकर आती है, फिर भी अपने हिसाब से चाहे कमेटी कुछ भी का है वो माने ना माने गवर्नमेंट का काम है। मगर यहाँ पर क्या था कि सेलेक्टेड कमेटी का सिस्टम माना जाता था कि सेलेक्टेड कमेटी ने बनाया है इसको और किसी एक इंसान ने इसको नहीं बनाया। दूसरा प्रोविजन जो इसके अंदर ख़ास किया गया वो ये था कि सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसकी सैलरी को फिक्स करेगा यहाँ पर। और जो हम कहेंगे कि जो सैलरी को पे करने वाला होगा वो यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सैलरी को पे करेगी यहाँ पर। फिर जो यहाँ पर चेंजेस इसमें जो अगला प्रोविजंस था वो रिड्यूस इन नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड देयर पावर। डायरेक्टर्स पहले बढ़ाए गए थे, यहाँ पर धीरे करके बढ़ाए गए थे इसके अंदर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके अंदर कंट्रोल करने के लिए इंडिया को अच्छे से। बाद में इसको घटाया गया कि 24 से लेकर यहाँ पर 18 इसको कर दिया गया, ठीक है। और जो उसमें 6 थे जिसको हटाया गया था वो ब्रिटिश क्राउन उसको नॉमिनेट करती थी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 24 जो थे वो इलेक्टेड थे, जो 16 जो थे वो 18 जो थे यहाँ पर वो इलेक्टेड थे, इंडियंस भी थे उसके अंदर और ब्रिटेन के भी थे। और बाकी जो यहाँ पर 6 हैं वो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, जो ब्रिटेन क्राउन है वो उसको यहाँ पर नॉमिनेट कर रही है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज डिस्पोज ऑफ देयर पावर ऑफ पैट्रोनेज एंड द हाई पोस्ट वर मेड सब्जेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर वेयर नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी मेड ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। फिर यहाँ पे क्या किया गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर, जो हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसके एग्ज़ाम जो थे, जो उसमें मेंबर्स आया करते थे, उनके लिए यहाँ पे सिस्टम लगाया गया है कि अब आपको शामिल होना है
तो आप आ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो मेंबर्स थे, मेंबर्स इंडियन हो सकते हैं मगर उनको एग्ज़ाम देकर यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने मैक्यूली वो कमेटी बिठाएगा जिसने सारे इसके रूल रेगुलेशन बनाए, सब्जेक्ट वगैरह बनाया और फिर इस तरह से ये स्कीम इन्फोर्स इंडिया के अंदर होने लगी। पावर रिगार्डिंग लॉ कमीशन, लॉ कमीशन बनाया गया था 1833 के अकॉर्डिंग, जिसमें हम देखते हैं इंडियन पैनल कोड था, फिर रिलीजन कोड था, सिविल्स वो पब्लिक कोड था, यहाँ पे बहुत सारे कोड बनाए गए थे ना यहाँ पर। तो उसी के लिए यहाँ पे जो लॉ कमीशन था उसके बारे में कहा गया है कि जो ब्रिटिश क्राउन है टू अपॉइंटेड अ लॉ कमीशन, जो ब्रिटिश कंपनी जो क्राउन है वो उसके पास अब पावर आ गई कि वो लॉ कमीशन को इंग्लैंड के अंदर बना सकता है। और किसने बनाया कि जो इंडिया के अंदर कमीशन है लॉ कमीशन, उसके जो प्रोग्राम है, रिपोर्ट्स एंड ड्राफ्ट है, उसका पेश करो और देखे कि किस तरह से वो काम कर रहा है सही से या नहीं। ये काम इसका था। ठीक है, अब आगे हम देखें इसके अंदर पावर विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंसीज़। जो प्रेसिडेंसीज़ थी उनकी पावर तो ख़त्म कर दी गई थी यहाँ पर बिल्कुल ही। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, वहाँ गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसकी कुछ पावर फिर भी बाकी थी। प्रोविजन वॉज मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर ऑफ फॉर प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल एंड अंटिल इट वॉज द मीट। बंगाल के लिए यहाँ पर एक अलग से सेपरेट गवर्नर की बात की गई थी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उससे हटकर गवर्नर होगा बंगाल के लिए, तब तक कि वो प्रेसिडेंसी अलग से बन नहीं जाती यहाँ पर। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर might authorize the Governor General of Indian Council to appoint a covenant servant for 10 years standing as Lieutenant Governor of Province। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी इसके पास अथॉरिटी दी गई कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके लिए वो एक सर्वेंट को नियुक्त कर सकता है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल होगा, जो कि बाद में पंजाब के अंदर यहाँ पर किया गया था। पंजाब और सिंध के अंदर ऐसा किया गया था क्योंकि पंजाब इसके अंदर शामिल हुआ था बाद में इंडिया में, तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगाया गया, यानी कि एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो हम कहते हैं ना सीधा हाथ उल्टा हाथ जो कहावत चलती है वही बना दिया गया उसको, इसके अंदर काम करता था यहाँ पर। ओपन कॉम्पिटिशनिज्म मैंने बता दिया है आपको पिछले अभी स्लाइड में। अब सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या रहे, सिग्निफिकेंस इसका ये रहा कि इससे पता चल जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाह रही थी कि या तो जो कंपनी है उसका राज ख़त्म हो जाए बिल्कुल ही इंडिया से और हम कंट्रोल कर लें अपना और इंडियन साथ में मारे रह के कुछ चलाएँ या भाई इंडिया के सिस्टम जो है, या जो फिर कंपनी है उसको इनडायरेक्टली हम यहाँ पर से पावर को ख़त्म करते हैं और इंडियन को पावर को ट्रांसफ़र मतलब प्रैक्टिस कोशिश कर जाती थी यहाँ पे देखिए पावर जो है अब इंडियन डिमांड कर रहे हैं तो इंडियन को शामिल किया जाए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो उसको हटा दिया जाए रास्ते से बिल्कुल। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म किसने किया गया, यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये कहा गया है कि जो पावर्स थी इंडियन को कहा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो शामिल करेंगे इसके अंदर, मगर इस तरह से तो शामिल उनको नहीं किया गया। बहुत मुश्किल उनके लिए रहा इंडिया के लोगों के लिए शामिल होना, क्योंकि नॉमिनेट कर चाहता था यहाँ पे ऐसे लोगों को जो कि नंबर उसके काफ़ी कम हुआ करते थे यहाँ पर, और जिनको नॉमिनेट वो करते थे तो वो उनके चापलूसी करते थे वो लोग पहले से वो होते थे इसके अंदर शामिल। एज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डिड नॉट गिव ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू गवर्न इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर। दूसरी खामी इसकी क्रिटिसिज्म किया गया कि इसके अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको राइट नहीं दिया गया कि आप 20 साल तक और राज करेंगे इंडिया पे या कंट्रोल रखेंगे अपना पोजीशन जो आपका यहाँ पर इंडिया में है, यानी कि बता दिया गया कि भाई तुम जुम्मा 4 दिन के मेहमान हो, अब तुम्हें लादमा के बाहर निकाल देंगे हम यहाँ से। अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी कि आप आइए ख़ुद चलाइए, इंडियंस लोगों को थोड़ा मौका ज़्यादा यहाँ पर दिया गया था यहाँ पर, जो कि 1857 के बाद यहाँ पर हम देखते हैं माहौल बनता है तो वो अधिकार भी ख़त्म हो जाता है एक तरह से उनका। ठीक है, फिर डायरेक्ट जो कंपनी है कंपनी को तो फिर बाद में 1857 के बाद जब एक्ट आता है जो क्राउन रूल एक्ट यहाँ पर जो आता है 1858, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को पूरी तरह से ख़त्म करके क्राउन रूल को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। कैसा लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जो दूसरी वीडियोज़ उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।